और हाल ही में एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थे तरुण गिल, वो पहले बहुत अच्छी बॉडी बनाई उन्होंने स्टीरॉयड का यूज़ करके, और अभी जैसा कि उन्होंने खुद वीडियो में ही बता रहे होंगे किडनी वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, बिल्कुल शरीर एकदम से खत्म होगा। तो अभी फिलहाल वो खुद कह रहे हैं कि स्टीरॉयड का यूज़ बिल्कुल मत करो आप, कि अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और आपके बहुत ज़्यादा जल्दी सांस अगर चढ़ रहे हो तो आप एक हार्ट पेशेंट हो सकते हो। तो क्या ऐसा है, आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आपको तो स्टंट डलवाना पड़ेगा। आप देख लीजिए। क्या आपने स्मोकिंग बंद किया? क्या आपने अल्कोहल बंद किया? क्या आपने फैट फ्राइड बंद किया? क्या आपने स्टेरॉइड्स लेना बंद किया? बच्चे थे 70 से 80 के करीब, महाराष्ट्र में न्यूज़ आई थी, मतलब बिस्किट खाने की वजह से मर गए। और एक बाबा है, उन्होंने भी कहा था बिस्किट इज इक्वल टू विश की किट। ठीक है, तो बिस्किट के अंदर अब ऐसा मतलब क्या होता है कि अभी जैसे पता तो है मैदा से बना होता है। आपको मैं ऑनेस्टली ये बात बताती हूँ, आपको पता है हमारी इंडिया में ना दूध और ग्लूटेन का यानी गेहूं का कल्चर था ही नहीं। अच्छा। हमारे देश में नहीं खाया जाता था। अगर पतले इंसान की फैमिली हिस्ट्री है कि उसके मदर फादर को 40s में ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको 35 साल में होने के चांसेस है, तो आप 5 साल तो ऐसे ही घटा दो। अभी धीरे धीरे सर्दियों में घी जमने लग जाता है ऑटोमेटिकली, रूम टेम्परेचर भी। तो क्या उसको सैचुरेटेड फैट मान सकते हैं हम? स्मोकिंग लंग्स को खराब करते सुना है, वो हार्ट पे कैसे इम्पैक्ट डालता है? ज्यादा स्मोकिंग से लंग्स से ज्यादा तो हार्ट पे डिस्फंक्शन आता मतलब है। वो उसके बारे में बताइए एक बार थोड़ा सा। तो जो हमारे पुराने जमाने में कहते थे ना घी लेना चाहिए, घी बहुत अच्छा है, पूरा घी को जलाते नहीं थे, पता है। लेकिन आज के टाइम में जो पहले बूढ़ों की हालत हुआ करती थी, आज के टाइम में वैसी ही युवाओं की हालत हो चुकी है, यानी कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आपने मेरे पिछले पॉडकास्ट में जो प्यार दिया, सबसे पहले तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सब ने मुझसे कमेंट में हार्ट प्रिवेंशन के लिए जो पूछा है, आजकल जो दिल की बीमारियों के बारे में पूछा है, उसी को लेकर आज इस पॉडकास्ट में मैं एक हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट को लेकर आया हूं। आज मैं उनसे कुछ ऐसे दिल के बारे में बात करूंगा, दिल की बीमारियों के बारे में बात करूंगा, दिल की जो तमाम कंडीशन खराब हो जाती हैं उनके बारे में बात करूंगा। कई लोगों को लगता है कि दिल की बात यानी कि जो पुराने टाइम में हमारे जो प्यार व्यार करते थे वैसी कुछ बातें होंगी, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं होंगी। जो सीरियस कंडीशन आज के टाइम में, जो पहले के टाइम में वृद्ध अवस्था में देखी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में युवाओं में देखी जा रही है, तो उसी के बारे में आज चर्चा होगी। तो आज उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा। हेलो डॉक्टर नेहा, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बढ़िया हूँ। लेकिन आज के टाइम में जो पहले बूढ़ों की हालत हुआ करती थी, आज के टाइम में वैसी ही युवाओं की हालत हो चुकी है, यानी कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। हाल ही में बहुत ज्यादा मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ हो गई, और कई लोग जो युवा जिम करते करते एकदम से गिर रहे हैं, पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो ये हार्ट अटैक क्या होता है, और मतलब हार्ट का काम क्या होता है? मतलब दूसरों को दिल लगाने के अलावा बेसिकली जो एक हार्ट ऑर्गन है उसका हमारे शरीर में काम क्या होता है? देखो, हमारे हार्ट हम लगभग, आप जानते हैं हमारा किसी भी इंसान में जो उसका हार्ट है ना, उसका साइज होता है लगभग उसकी मुट्ठी के बराबर। तो आप अपनी मुट्ठी बनाओ, तो जितनी मुट्ठी है ना इतना ही आपका दिल का बस size है। बस लोग तो कहते हैं मेरा बहुत बड़ा दिल है। इसके अंदर कितना संभालो बात अलग है, बट अच्छा। हमारे हार्ट का साइज इतना ही होता है। अच्छा। हार्ट का मेन फंक्शन ये होता है कि हमें सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए। हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए हर ऑर्गन को, ब्रेन को, लिवर को, किडनी को, हर मांसपेशियां है, सब चीजों को सरवाइव करने के लिए चाहिए ब्लड। ब्लड है, खून है उनका खाना। ये खून बार बार पहुंचाना, और जो यूज हो चुका है खून उसको वापस सर्कुलेशन में लेके जाना, गंदी चीजें बाहर कर देना और वापस सर्कुलेशन में ब्लड को लेकर आना। बेसिकली ये काम होता है आपके हार्ट का। ठीक है, तो हार्ट प्रोवाइड्स ब्लड टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पंपिंग करता है, बेसिकली पंप करता है, वो जोर लगाना है ना। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, वो एकदम से पंप करना ताकि वो पूरे प्रेशर से हर जगह बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो। अच्छा। ये मेन है हार्ट का फंक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है। जैसे ही आपका दिल धड़कना बंद हो जाए तो जान गई, है ना। हाँ जी। तो सर्वाइवल हार्ट का, हार्ट की हेल्थ कंडीशन कैसी है, ये तो हमारी लाइफ बताती है, हमारी लाइफ कितनी अच्छी चलेगी। अब रही बात आपके सवाल की कि आपने पूछा कि हार्ट अटैक क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत लोग नहीं समझते कि हार्ट अटैक, और अभी आपने वर्ड यूज किया था कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो ये तो बहुत अलग कंडीशंस है। हार्ट अटैक बेसिकली क्या होता है कि जब अटैक आ गया हार्ट को, यानी कि जो उसको खाना मिलना था ना वो नहीं मिल रहा, मतलब दिल को भी काम करने के लिए उसको ब्लड चाहिए। ब्लड जो है ब्लड वेसल्स से ब्लड आता है। जब वो ब्लड वेसल्स किसी भी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई ना कर पाए, यूजुअली ऐसा तभी होता है जब कुछ उसमें अटक जाए ना, किसी ना किसी तरीके का कचरा आ जाए,
वो कचरे की वजह से खून नली में आगे नहीं जा पाएगा, तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट काम नहीं करेगा। ये होता है हमारा बेसिकली हार्ट अटैक। इसमें एक मेरा बीच में क्वेश्चन है कि हार्ट में जो आपने बताया कि ब्लड सप्लाई आती है, वो कहाँ से आती है? ब्लड सप्लाई देखो क्या होता है कि हर ऑर्गन, जैसे मैंने कहा कि हार्ट से बेसिक एक नली निकलती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जाके मतलब उसके और ब्रांचेस बन जाती है। जैसे मान लो एक ट्री है, ट्री एक मोटी स्टेम नीचे होती है, एक मोटी स्टेम होती है जिसे एओर्टा बोलते हैं। वो एओर्टा बेसिकली जो होती है उसी की ब्रांचिंग से हमारे हार्ट में जो होता है ब्लड आता है। अब वो आगे और चल के आगे करके ब्रांचिंग हो जाती है, वो ब्रांचिंग वापस से एक बार लंग से जाती है, लंग से होकर वापस दिल में आती है। तो ये पूरा सर्कुलेशन है। ऐसे मान लो कि एक मोटी टहनी है और एक मोटी टहनी में अलग अलग ब्रांचेस हो रही है, और वो जैसे पत्तियां है ना, वो पत्तियां आप मान लो कि हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है। तो इसी तरीके का सर्कुलेशन होता है। तो ये वापस से सर्कुलेट होके ब्लड एओर्टा से दिल की तरफ आता है। अच्छा, मेरे को अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा सवाल है मेरे अंदर, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या पूछूं। शुरुआत अभी दोबारा से इसी पे करता हूँ कि हार्ट अटैक जैसे आपने बताया, मैं भी जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो ऐसी न्यूज देखता हूँ तो मेरे को भी डर लगता रहता है कि यार कभी हार्ट अटैक ना हो जाए। तो क्या इस डर को निकालने के लिए क्या मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसे लक्षण आएंगे, मेरे को पता चल जाए कि मेरी हार्ट की जो है कंडीशन वो सही नहीं है, तो मैं अपने आप पता लगा सकता हूँ उस चीज के बारे में? देखो, इस चीज में ना मैं हर किसी को ये समझाती हूँ कि ऐसे ही तो कुछ भी शरीर में हो नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ बीमारियां होती है जो भगवान दे के भेजता है ना, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा हर किसी को अपनी लाइफ के ना रिस्क फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना चाहिए, जिसमें कि एज एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जितनी उम्र बढ़ती चली जाती है उतना आपके हार्ट कोई भी डिजीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है ओबेसिटी, यानी मोटापा। आप कितने मोटे हैं। अब लोग उस मोटापे को हटाने के लिए जिम कर रहे हैं, प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा है। क्या ऐसा करने के बाद आपने बाकी रिस्क फैक्टर्स को हटाया? क्या आपने स्मोकिंग बंद किया? क्या आपने अल्कोहल बंद किया? क्या आपने फैट फ्राइड बंद किया? क्या आपने स्टेरॉइड्स लेना बंद किया? अगर ये सारे फैक्टर्स ना होना तो जिम से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जिम में बहुत सारी टाइप की एक्सरसाइजेस होती है, कुछ कार्डियो होती है, कुछ मसल ट्रेनिंग होती है। तो जिम से ऐसा कोई नुकसान नहीं है। जितने भी लोगों को इस तरीके के अटैक्स आते हैं ना, हम बोलते हैं कि अचानक से जो है जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया, उसके दो इम्पोर्टेंट, मैं बोलती हूँ, दो तरीके से समझो। पहला है रिस्क फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं और हेल्दी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हो, और आप फैट फ्राइड नहीं खाते हो, अच्छे टाइप के ऑयल्स यूज करते हो, मोटे नहीं हो, है ना, मोटापा नहीं है, और कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, ब्लड शुगर, अल्कोहल, स्मोक कुछ नहीं है, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हम हो गए 98% लोगों के बारे में बात। फिर भी देखो 2% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें साइलेंट हार्ट अटैक्स आते हैं। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट कारण है। कभी कभी साइलेंट हो जाना, मतलब साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि जब आपके शरीर में उस चीज के लक्षण नहीं आते और एकदम से चीज हो जाती है। अच्छा, साइलेंट इसलिए होता है, साइलेंट सिर्फ हार्ट अटैक नहीं होता है, साइलेंट और भी लंग्स में भी बीमारियां हो सकती है, किडनी में भी हो सकती है। इसमें क्या होता है ना, हर ऑर्गन में अपना एक नर्वस सिस्टम होता है। अच्छा, अपनी चीजों को पहचानने का एक तरीका होता है कि मेरे ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसकी वजह से कभी हमें कोई भी सिम्टम आ सकता है, पेन का सिम्टम आ सकता है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, या पेट संबंधित है तो नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है, सब सिग्नल्स होते हैं। लेकिन जब आपका ये नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता, तब साइलेंट हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। तो इसमें ये हुआ कि अंदर कोई खराबी चल रही थी, लेकिन हार्ट वो जांच नहीं पाया क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं है। अच्छा, ये मैक्सिमम, ये बचे 1% 2% केसेस होते हैं। कुछ और केसेस होते हैं जहाँ पे कुछ डिफॉर्ममेंट एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, यानी कि जो हमारी ब्रांचेस है एओर्टा से जो निकलती हैं आगे, मतलब कैरोटिड आर्टरीज उन्हें हम बोलते हैं, जो आपके दिल को खून सप्लाई करती है। तो कैरोटिड आर्टरी जहां से निकलनी होती है, जब वो अपना जगह बदल ले तो उस वजह से भी हो सकता है। तो ये सब थोड़े से केसेस है। मैक्सिमम केसेस, अधिकतर वही होते हैं, साइलेंट नहीं होते हैं, और आप रिस्क फैक्टर्स इवैल्यूएट करोगे तो आप समझ सकते हो कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो, जो अभी आपने रिस्क फैक्टर जो भी बताया है, सबसे पहले मैं एक बार उन्हीं पे बात करता हूँ। जैसे ओबेसिटी बताया, तो क्या पतले लोगों को भी हो सकता है? जी हाँ, पतले लोगों को भी हो सकता है। येट अगेन देखो, मैंने अब आपको कैटेगरी बता दी है कि कुछ तो हम रिस्क फैक्टर, ये नहीं हो सकता ना कि पतला इंसान स्मोकिंग नहीं कर रहा है, पतला इंसान फैट फ्राइड खा ही नहीं रहा। अगर पतला इंसान भी गलत डाइट लेगा, गलत, और कुछ फैमिली हिस्ट्री भी है, अगर पतले इंसान की फैमिली हिस्ट्री है कि उसके मदर फादर को 40s में ब्लड प्रेशर हो गया,
तो उसको 35 साल में होने के चांसेस है, तो आप Genetically। 5 साल तो ऐसे ही घटा दो। मतलब अगर अच्छा। उसके पापा को 40 साल में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो आप ये मान के चलो कि 40 साल से पहले ही उसके बेटे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। और उससे आगे जो होगा ये बेबी ऐसे ही वो घटता, 30 से 25। तभी तो हम यहाँ तक पहुंच गए ना। पहले अच्छा। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 80 साल में हुआ करती थी, चलो 80 तो नॉर्मल हो गया, 60-70 साल की उम्र में हुआ करती थी, वो घट के इट इज ऑल्सो कि हर जो जनरेशन आ रही है वो उस एक तरीके से वो सारी बीमारियां लेके आ रही है ना, अच्छा। ऑब्वियसली। तो अब अगर आपको पता है आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि घर में दादा को भी ब्लड प्रेशर है, पापा को है, सारे पापा के सारे भाइयों को है, तब तो आप और ज्यादा सेफ रहो। तो बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है, मतलब अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके। बिल्कुल। और मैं, आप मानेंगे नहीं बट दिस इज वेरी वेरी ट्रू, कीपिंग अ गुड लाइफस्टाइल। अगर आप इसमें देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो अल्कोहल और स्मोक आ जाता है। ये तो मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलती हूँ कि क्यों ही जानबूझ के अपनी जिंदगी को खतरे में रख रहे हो। अल्कोहल स्मोक से मिलेगा तो कुछ इसमें नहीं ना। जैसे लीवर खराब करता है अल्कोहल, ये तो मान लिया, बट ठीक है, लीवर खराब होगा तो हमारा डाइजेशन खराब होगा, और जो ब्लड जो लीवर बनाता है वो भी। स्मोकिंग लंग्स को खराब करते सुना है, वो हार्ट पे कैसे इम्पैक्ट डालता है? ज्यादा स्मोकिंग से लंग्स से ज्यादा तो हार्ट पे डिस्फंक्शन आता मतलब है। वो उसके बारे में बताइए एक बार थोड़ा सा। स्मोकिंग का मान के चलो कचरा है, इट इज कचरा, जहां भी जाएगी कचरा जमा कर देगी। लंग्स में जब उसका स्मोक आप ले रहे हो तो कचरा जमा हो रहा है, तार जमा हो रहा है वो। एग्जैक्टली। सिमिलरली क्या हो रहा है कि जब आप स्मोक करते हो ना, स्मोक से जो इफेक्ट आता है, आपके जो खून की नलियां, जो ब्लड वेसल्स है, वो बहुत ही खूबसूरत इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं। जब किसी भी पाइप की वो इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी तो ऑब्वियसली पाइप थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। बस यही काम स्मोकिंग करता है। जो आपकी ब्लड वेसल्स है, जो नलियां खून लेके इधर उधर शरीर में जाती है, उन सबको इलास्टिसिटी चली जाती है। इलास्टिक जाएगा, ज्यादा स्टिफ होगा तो ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक, ऊपर का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने लगेगा। अंदर की एंडोथेलियम खराब कर देती है। ये ब्लड वेसल है, अंदर की लाइनिंग होती है जो बहुत खूबसूरत होती है, ल्यूब्रिकेटिंग सी होती है, अच्छे से खून को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, तो एंडोथेलियम भी डिस्ट्रॉय करती है। ये एंडोलिथियम क्या होता है? थीलियम, सॉरी। देखो क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, इसमें लेयर्स होती है। एक ऊपर की लेयर होती है, एक बीच की लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है। जो अंदर, सबसे अंदर की लेयर होती है ना, जिसे हम ल्यूमेन बोल सकते हैं, है ना, नली के अंदर की सबसे अंदर की लेयर, उसे एंडोथेलियम बोलते हैं। अच्छा। उस एंडोथेलियम का है बैलेंस बना के रखना। उसका काम है कि बहुत ही ल्यूब्रिकेशन के साथ ब्लड फ्लो भी करता रहे, लेकिन कहीं चोट लग गई तो ब्लड वहां जमा भी हो जाए, ताकि ब्लड वेसल की जो वॉल है वो टूटे नहीं और ब्लड लॉस नहीं हो, है ना, उस नली से खून बाहर नहीं निकले। तो ये जो बैलेंस बनाना होता है ना, कि एक तरीके से ब्लड चलता भी रहे, एक तरीके से फ्लो करता रहे। और अगर चोट लग गई तो मैं वहां फटाफट रुक जाऊं, कोआगुलेट कर जाऊं और थक्का बना दूं, ताकि वहां जो है मेरा चोट भर जाए। वो शरीर अपने आप करता है। एग्जैक्टली, ये मैकेनिज्म भगवान ने हमें दिया। अब स्मोकिंग से हम इस मैकेनिज्म को खराब कर देते हैं। अच्छा। हम स्मोक जो करते हैं ना, वो एंडोथेलियम की जो कैपेसिटी होती है ना, यही चली जाती है। स्मोक से तो सबसे ज्यादा रिलेटेड है कार्डियक डिजीजेस। तो इसमें आपने एक फैक्टर बताया था, जैसे जब आप हार्ट के बारे में बता रही थी, तो जो उसकी वेसल्स होती हैं, तो आपने बताया वो नैरो हो जाती हैं, उसके अंदर कुछ जम जाता है। मे बी आप शायद कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं। जी। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कैसे बनता है, और वो जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, क्या वो उसके अंदर होता है? क्या होता है कि हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरोटिड आर्टरीज होती है मेन, है ना, कैरोटिड आर्टरीज होती है वो नलियां जो आपके खून सप्लाई करती है आपके दिल को। एक उसकी लेफ्ट ब्रांच होती है, एक राइट ब्रांच होती है, ठीक है। जो अधिकतर जो केसेस होते हैं ना, जिनमें हम कहते हैं, आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा, पेशेंट्स बोलते हैं कि पहली नली में इतना % ब्लॉकेज था। जो वो पहली नली की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली एलएडी की बात करते हैं। वो मेन नली होती है? मेन तो नहीं, बट आप ये मान के चलो कि अधिकतर वहीं पे ज्यादा कचरा वहीं उसी ब्रांच में जमा होता है। अच्छा। अब उसमें भी जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है ना, हार्ट का लेफ्ट पार्ट जो होता है, एक ऊपर का पार्ट होता है जिसे एट्रियम बोलते हैं, जिसे नीचे का पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर पे सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा लोड होता है काम करने का, अच्छा, है ना, और वो उसी एरिया को सप्लाई करती है, उसी एरिया तक खून लेके जाती है। तो अधिकतर जो कुछ कचरा जमा होता है वो एलईडी में ही जमा होता है, ज्यादातर वहीं पे फाइंडिंग्स होती है। कोलेस्ट्रॉल? हाँ, कोलेस्ट्रॉल सिंपल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, मिक्स होता है, मतलब थोड़ा कैल्शियम डिपोजिशन होता है उसमें, कोलेस्ट्रॉल आके जमा हो जाता है। मिलना होता है कोलेस्ट्रॉल? हाँ, इन सब का। और ट्राइग्लिसराइड एक वर्ड सुना है हमने, तो इसके लिए हमें पूरी तरह हार्ट फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल समझना पड़ेगा, तभी आप इन सारी चीजों को, वर्ड्स को ना समझ पाओगे। हाँ, इसलिए क्योंकि मेनली जब कोई भी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा आजकल फोकस करते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, कि आपका ये बढ़ गया, आप ये खाना शुरू करो, आप वो खाना शुरू करो।
ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, एक बार ये बता दीजिए। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो हम्म। हम डिजायरेबल मान के चलते हैं कि 200 के नीचे रहे। ब्लड रिपोर्ट्स में हमेशा लिखा आता है 200 के अच्छा। नीचे रहे। मैं पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ 180 के नीचे तो आप हेल्दी हो, मान के अच्छा। चलो। मैं यूजुअली जैसे 200 से 220 हम बॉर्डर लाइन कंसिडर करते हैं, बट मैं पेशेंट को फिर भी बोल के चलती हूँ 190 ऊपर गया तो फिर आप मैनेजमेंट बॉर्डर लाइन पे भी नहीं आना आपको। हाँ, बॉर्डर लाइन पे भी क्यों ही आना। हाँ। इसके लिए हमें ना पूरा लिपिड प्रोफाइल समझना पड़ेगा, तभी आप इन वर्ड्स को समझ पाओगे। देखो, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, वो आपके शरीर की टोटल एक तरीके से चिकनाहट बता रही है कि कितना चिकनाहट है शरीर में। टोटल कोलेस्ट्रॉल रिपिड हम प्रोपोज के हिसाब से देखें तो 200 के नीचे रहना चाहिए, हेल्दी पैरामीटर होता है। 200 के ऊपर जैसे ही बढ़ता जाता है, 200 से 210 हुआ, 220 हुआ, तो आप मान लो कि रिस्क फैक्टर में आते जा रहे हो। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि हम कहते हैं ना, शुगर मना करते हैं पेशेंट को, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने से मना करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हो ना, तो वो फैट की तरह स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मोटापा आता है। अच्छा। तो वो जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फैट बन रहा है, उसे ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। इसमें बेसिक यही है कि आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लो या फिर कैलोरी इनटेक कम कर दोगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएगा। इसमें जैसे बताया, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो चिकनाई वाली चीजों से, हाँ। तो जैसे ऑयल होते हैं, ठीक है, ऑयली चीजें जो होती हैं, तो बेसिकली जो ऑयल का डिपॉजिट होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ। और जितने हम फैटी चीजें खाते हैं जिनके अंदर फैट ज्यादा होता है, वो ट्राइग्लिसराइड होता है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं। लगभग हमें मान के चलते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स जब भी आप कुछ भी, चाहे वो फैट सोर्स से लो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स से लो, जब भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो ना, जो आपकी बॉडी यूज नहीं कर पाई है, जब वो एज फैट बन जाता है तो वो ट्राइग्लिसराइड्स रिफ्लेक्ट करता है रिपोर्ट्स में। ठीक है। अच्छा, आज के टाइम में भारत जैसे देश में इतनी सारी वैरायटी है खाने की, और उनको छोड़कर लोग बाहर खाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बाहर चाहे वो पिज्जा बर्गर हो गया, ठीक है, गोलगप्पे हो गया, तो उसमें बार बार में एक ही ऑयल यूज किया जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि बार बार एक ही ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? देखो, जब ऑयल जो हम यूज करते हैं ना, इसमें आपको एक चीज और समझनी है। जैसे हम लिपिड प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे ना, उसमें दो इंपॉर्टेंट, ये तो जनरल हमने दो बातें कर ली कि टोटल कोलेस्ट्रॉल ये होता है, ट्राइग्लिसराइड्स ये होता है। दो इंपॉर्टेंट और वैल्यूज होती है जिससे मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगी। अच्छा। एक होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ना, वो बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमें शरीर में नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसा भी कोलेस्ट्रॉल है जो हमें शरीर में चाहिए? हाँ, हमें LDL नहीं चाहिए। अच्छा, LDL जितना HDL हमें HDL चाहिए, LDL अच्छा। जितना कम रहेगा उतना अच्छा। इट्स बैड कोलेस्ट्रॉल, वी डोंट वांट इट। अच्छा। अब जितना भी आपका एक क्वेश्चन घूमेगा ना कि हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए, या फिर बाहर के ऑयल रीयूज होते हैं बार बार, उन सब में LDL का कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा, LDL नहीं कंज्यूम करना। LDL नहीं कंज्यूम करना। अब LDL क्या होता है ना, ये वो वाला बेसिक लाइपोप्रोटीन है जो एज प्लेक्स यानी कचरे की जगह, कचरे की तरह आपकी नली में जाके डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, जम जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमें चाहिए HDL। HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये क्या करता है, इधर उधर कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको अपने साथ लेके चलता है, लिवर के पास ले जाता है कि चलो भाई इसे मेटाबोलाइज करो और इसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं एक तरीके से। अच्छा, वो डाइजेस्टेबल होता है, कहने का मतलब ये है। हाँ, HDL क्या होता है कि HDL इधर उधर जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है, मतलब अपने साथ बहाता हुआ ले जाता है लिवर के पास मेटाबोलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए। तो HDL आपकी बॉडी में अगर अच्छे लेवल में मेंटेन रहता है तो ये एक हेल्दी पैरामीटर है। LDL कम, HDL ज्यादा, तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ अब कि कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए कोलेस्ट्रॉल ही लेना चाहिए, LDL को खत्म करने के लिए HDL कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये मान के चल सकते हो। कुछ ऐसी 3-4 चीजें बता सकते हैं कि जिससे हम मतलब देख पाए कि ये LDL वाले हो सकते हैं और ये HDL वाले हो सकते हैं? सिंपल है, बहुत सिंपल अच्छा। है। 3 टाइप के फैट्स होते हैं जो हम इनमें स्टडी करते हैं। एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, और एक होता है सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स नो, बड़ा काटा, ये अच्छा। लेना ही नहीं है। ये अगर अच्छा। आपने लिया तो सबसे गलत चीज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ यही है कि आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हो तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। अच्छा। ठीक है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अधिकतर वो वाले फैटी एसिड्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट पे होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, है ना। या फिर आप मान के चलो पुराने जमाने में अपने डालडा का बड़ा सुना था, है ना, डालडा वगैरह हो गया, ये जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, ये सारे आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं।
सैचुरेटेड फैट यानी कि अगर मैं समझूं जो आपने बताया रूम टेम्परेचर यानी कि जो अभी हम बैठे हैं और अभी नवंबर का लास्ट चल रहा है तो 17-18 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। करेक्ट करेक्ट। अभी धीरे धीरे सर्दियों में घी जमने लग जाता है ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर भी, तो क्या उसको सैचुरेटेड फैट मान सकते हैं हम? घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज्यादा होता है, 52-53% होता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा है। मतलब आप ये मान के चलो, अब कोई भी आप जैसे फैट समझते हो ना, उसमें तीनों फैटी एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है। किसी में फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, किसी में पॉली अनसैचुरेटेड ज्यादा है, किसी में मोनो अनसैचुरेटेड ज्यादा है। और इन तीनों के कॉम्पोजिशन से ही हम बता सकते हैं कौन सा फैट कौन सा आपको लेना चाहिए। देखो, अब अगर हम मोनो अनसैचुरेटेड की बात करें और पॉली अनसैचुरेटेड की बात करें, मोनो और पॉली, मोनो MUFA, पॉली PUFA, मुफा पूफा, तो जिनमें भी मुफा ज्यादा है या पूफा ज्यादा है, ये हमारे लिए अच्छा है। ये वो वाले होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे एकदम लिक्विड रहते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स के ऑयल होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल होता है ना, ये सारे जो ये अच्छे हैं। इनमें जो मुफा और पूफा का कंटेंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आई थिंक 7-8% के आसपास ही होते हैं, बहुत कम 9%, 10-11% इतना ही रहता है। अच्छा। तो ये एसिड्स जो है आजकल तो आप देख ही रहे होंगे सब जगह है। फॉर दैट मैटर सनफ्लावर में भी उसका कंटेंट अच्छा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट अच्छा है। तो अब हम बात कर रहे थे कि क्यों हमें रीयूज्ड ऑयल नहीं यूज करनी चाहिए। बेसिक यही है। एक तो उसमें एक और बहुत ही इससे भी ज्यादा जो डरावनी चीज होती है ना, जिससे तो इंसान को डर ही जाना चाहिए, वो होता है ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस में क्या होता है, ये दोनों तरह के फैटी एसिड कंबाइन होना नहीं। ट्रांस में क्या होता है कि ट्रांस में जो भी लो क्वालिटी आप वो यूज करते हो, ऑयल यूज करते हो, और उसमें हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस डाल देते हो, उसकी वजह से क्या होता है ना, वो किसी भी फूड की शेल लाइफ बढ़ा देता है। मतलब अगर मेरे को ये प्याज है, ये खराब मुझे नहीं होने देनी है, मैं चाहती हूँ जैसे पैकेटेड फूड्स होते हैं, बेकरी होता है, जितना भी आप पैकेट में मार्केट में चीजें अवेलेबल है, उन सब में ट्रांस फैट्स है। अच्छा। तो और पके हुए ऑयल जो बार बार ऑयल यूज होता है ना, उसमें वो मैकेनिज्म हो जाता है कि उसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है। ट्रांस फैट्स तो ये मान के चलो पॉइजन है, बहुत सारी कंट्रीज में ट्रांस फैट बैंड है, यूज ही नहीं करना। और अपने इंडिया में नहीं है? चल रहा है, काम चल रहा है। अच्छा देखिए, मैं तो बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्योंकि जैसे महाभारत में अर्जुन पूछता है उससे भी ज्यादा पूछने वाला हूँ। एक एक चीज मैं समझूंगा और अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जैसे आपने बताया था रूम टेम्परेचर वाला, ऐसा बताते हैं गाय का घी जो होता है ना वो जमता नहीं है, और गाय का घी थोड़ा सा खाने के लिए बताते हैं। तो ऐसा कुछ है कि मतलब उसके अंदर जो आप सैचुरेटेड फैट बता रहे थे, देखो तो घी के साथ क्या है, घी चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, क्यों हम गाय का घी या फिर भैंस का दूध जो घी है वो अच्छा क्यों मानते हैं? उसका बेसिक ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो पुफा होता है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें हाई क्वालिटी का होता है, मान के चलो उसमें कंटेंट होता है। तो अगर आप देसी घी बिना बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले जाकर, यानी जो हम डीप फ्राई करते हैं, जो पराठे बनाते हैं, वो ना करके आप रोटी के ऊपर या मान लो स्टफ्ड रोटी बनाई, उसके ऊपर नॉर्मल घी डाल दिया। घी बहुत हेल्दी है टिल द टाइम आप उसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक ना लेके जाओ। अच्छा, मतलब पकाना नहीं चाहिए। हाँ, पकाना नहीं चाहिए आप। अच्छा। मैं तो पेशेंट्स को आई हैव ट्राइड ना, ट्रस्ट में, मैंने 2-3 ऐसी रेसिपीज ट्राई करी है, मैंने पानी में बनाई और उसके ऊपर घी डाला है। अच्छा। अगर लोग ये कर पाए तो इससे अच्छी रेसिपीज कोई नहीं है। मतलब कैसे बनाया आपने? मैंने जैसे आप पानी में छौका बिल्कुल पका सकते हो। लोग कहते हैं ना कि हम छौका कैसे लगाए, हाँ बॉइल्ड। अच्छा, बिल्कुल। आप पानी में बहुत सारी ऐसी दालें हैं, आप दाल बनाओ, पानी में दाल बनाओ, उसके ऊपर अदरक लहसुन जो भी आपको चाहिए ग्राइंडर करो और उसके ऊपर डाल दो, ठीक है। टमाटर प्याज लहसुन जो भी डालना है आप उसमें डाल दो, और उसके बाद एक सीटी दिलवा दो, और उसके बाद आप 1 चम्मच घी डाल दो। इससे अच्छी रेसिपी नहीं। अच्छा, आप ऊपर से मतलब बॉइल्ड में घी डाल दो तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। घी को मतलब वैसे फ्राई ना करो, फ्राई नहीं करना चाहिए, बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं लेके जाना चाहिए। जब तक घी बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं गया तब तक बहुत अच्छा है। दूसरा, कितना कंज्यूम करना चाहिए? 1 to 1.5 टेबल स्पून इज गुड इनफ। गुड इनफ हार्ट पेशेंट के लिए है। हार्ट पेशेंट के लिए 1 मान के चलो। अच्छा। एक चम्मच घी, आप 1 चम्मच आधा चम्मच घी सुबह उठते खाली पेट ले लो, बहुत अच्छा है आपके गट के लिए, आपकी आंतों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है घी। तो जो हमारे पुराने जमाने में कहते थे ना घी लेना चाहिए, घी बहुत अच्छा है, वो लोग घी को जलाते नहीं थे, पता है। वो लोग घी से पराठे नहीं बनाते थे, वो लोग रोटी सेकते थे, रोटी के ऊपर घी लगाते थे, तो वो चीज अच्छी है। पर हमने सब चीज मॉडिफाई कर दी है। अब आप पहले के टाइम पे लेके गए तो पहले के टाइम पे जैसे मक्खन निकालते थे बिलो के, तो वो घी से भी अच्छा होता है।
देखो, अगर हम उसको केमिकली पढ़ें तो बटर इज नॉट अ वेरी हेल्दी फॉर्म ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स में। अगर हम बटर की बात करें बाजार वाला बटर वर्सेस जो घर में बनाया हुआ दोनों है? ही बटर। अच्छा, दोनों ही बटर। दोनों ही बटर में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज्यादा होता है, तो बटर बहुत हेल्दी नहीं होता है। अच्छा। इसीलिए इंडियन हाउस होल्ड में जो है उसका घी वर्जन अवेलेबल है। घी इज अ अच्छा। बेटर वर्जन ऑफ इट। घी अच्छा। बेटर है। अच्छा, आजकल छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो चिप्स बहुत ज्यादा खाने के लिए होते हैं, और कम से कम जो मैं खैर ब्रांड की नाम नहीं ले रहा, अलग अलग ब्रांड बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, उसके पीछे की साइड में उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स कंटेंट लिखे होते हैं, तो उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट, सोडियम, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो इसके बारे में बता सकते हैं कि हमें, जैसे कई चीज पाम ऑयल से भी बनी होती है, और अभी फिलहाल बीच में बैन करा था, फिर मस्टर्ड ऑयल की कीमत बढ़ गई थी, तो पाम ऑयल कितना खतरनाक है, और क्या हम किसी भी पीछे देख करके थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, या फिर अपने बच्चों को क्या खाने के लिए देना चाहिए, कितना हार्मफुल हो सकती हैं चीजें? मैं तो कह रही हूँ खाना ही नहीं चाहिए। चिप्स क्यों खाना है? अच्छा। वो बताओ क्या मिलेगा चिप्स खाने से? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी पैकेट बेकरी नहीं बन सकता जो मार्केट में अवेलेबल हो। जो कि पैकेट में अवेलेबल है, इसका मतलब पैकेट में रखा है, सड़ नहीं रहा है ना, खराब नहीं हो रहा है, शेल लाइफ बढ़ी हुई है उसका, इसका मतलब उसमें ट्रांस फैट है। अच्छा। ट्रांस फैट के बिना बन ही नहीं सकता ना पैकेटेड फूड। तो कम ज्यादा से क्या ही फर्क, कम ज्यादा से यह है कि तुमने 10 सिगरेट पी है या 5 सिगरेट पी है, इतना ही फर्क है। तो अच्छा। मैं तो कहती हूँ कि आपको पैकेटेड नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर हम उसके कंटेंट की बात करें, स्पाइसेस ज्यादा होते हैं, पाम ऑयल ज्यादा होता है, उसमें हम हाइड्रोजनेशन करके उसको वही ट्रांस फैट बना देते हैं। तो बेसिक जो पॉइजन है ना, वो ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीजों में यूज होता है। हर वो चीज जो पैकेट की जा रही है, पैकेट की जा रही है, मतलब अगर आप एक आलू यहाँ टेबल पे छोड़ दोगे तो 2-4 दिन में खराब हो जाएगा ना, वो उसमें जर्म्स आ जाएंगे, वो सड़ जाएगा, ये नॉर्मल बात है। अगर आप जब तक कि उस आलू के ऊपर कोई ऐसी लेयरिंग नहीं करोगे ताकि वो खराब नहीं हो, तब तक है ना, तो वो जो लेयरिंग होती है, वो जो प्रोटेक्शन दी जाती है, वो ट्रांस फैट से दी जाती है। तो ये ट्रांस फैट लिखा आता है पैकेट के पीछे की? बिल्कुल लिखा आता है। तो भाई ध्यान दे लेना, कोई भी ट्रांस फैट वाली चीज नहीं खानी है। हाँ, इसके अलावा जैसे कई क्या करते हैं, घर में भी बना लेते हैं आलू के काट के चिप्स वगैरह, तो वो कंज्यूम कर सकते हैं फिर? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी नहीं होते। इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। आप घर में आलू, बिल्कुल बच्चों के लिए पोटैटो इज वेरी हेल्दी, बच्चों के लिए अच्छा होता है। देखो, अनटिल अनलेस बच्चा, ये है कि आपने जितना उसको खिलाया है, आप जितना उसको कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, उतना अगर वो बर्न कर लेता है तो बहुत अच्छा। इट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग एंड हाउ मच यू आर बर्निंग। बुरा तो कुछ भी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू जितनी नेचुरल चीजें अवेलेबल है, वो नहीं जो हमने अब आर्टिफिशियली ये बना दिया, वो बना दिया, वो नहीं, पैकेटेड नहीं, जो नेचुरली जो पुराने जमाने से खाते आए हैं, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अनटिल अनलेस जब तक आप उस चीज को उतना बर्न कर देते हो, उतना खेल लिया, बच्चों के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है कि ज्यादा खाना लेकिन खेलना कम। घर में ही मतलब वीडियो गेम्स खेल लेते हैं आजकल के बच्चे, मोबाइल में रील्स देखने लग जाते हैं, और यही रीजन है, आपको पता है, यही तो रीजन है जिस वजह से अब अर्ली एजेस में हार्ट अटैक आ रहे हैं। यही है वो रिस्क फैक्टर जो आपने इवैल्यूएट कर आने लगता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन बच्चों में हो जाता है, तो वो क्या आगे चलकर इसमें मतलब दिक्कत दे सकता है? देखो, जब आप ना एनर्जी कंज्यूम करे जा रहे हो और आप उसको बर्न कर नहीं रहे, तो आपकी बॉडी में तो शुगर स्पाइक हो गया ना, आपकी बॉडी में तो कार्ब्स आ गए, इतने सारे कार्ब्स आ गए। अब बॉडी कह रही है कि मेरे को इसको कहीं पे यूज करवा दो, आप कहीं यूज कर नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली चिड़चिड़ापन आएगा। छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो टैंट्रम्स बहुत थ्रो करने लगते हैं, जिद करना, लेट जाना और हेड बैंग करना, है ना, किसी चीज को उठा के पटक देना, ये सब चीजें शुगर लेवल्स, मतलब एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन की वजह से हो सकती है। अगर आप दे रहे हो तो मेक श्योर बच्चा उतना बर्न कर ले, उतना भाग दौड़ ले बच्चा। अच्छा, अभी हाल ही में बच्चे थे 70 से 80 के करीब, महाराष्ट्र में न्यूज आई थी, मतलब बिस्किट खाने की वजह से मर गए। और एक बाबा है, उन्होंने भी कहा था बिस्किट इज इक्वल टू विश की किट। ठीक है, तो बिस्किट के अंदर ऐसा मतलब क्या होता है कि अभी जैसे पता तो है मैदा से बना होता है, तो इसके अंदर भी कुछ मतलब सैचुरेटेड फैट या जो ट्रांस फैटी जो होती है वो होते हैं इसके? देखो, बिस्किट्स क्या है, बिस्किट्स एक तो रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा है। पहले के जमाने में मैदा होता ही नहीं था, बट हम लोगों को तो नया नया खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ अतरंगी लेकर आना है जो हमारे शरीर को नुकसान दे। हम हेल्दी की तरफ तो जा ही नहीं रहे। अब कमिंग बैक टू बिस्किट्स, अब बिस्किट्स में मैदा है, जब आपने ऑलरेडी उस चीज को ग्राइंड कर दिया, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो आपकी आंतें उसको क्या ही पचाएंगी। तो उसमें आपकी ना जो आंतें होती है, उसकी जो मूवमेंट्स होती है वो पुअर हो जाती है। जितना ज्यादा आप रिफाइंड खाना खाते हो
उतना ज्यादा आपकी आंतों को मूवमेंट कम करनी पड़ती है, तो हम्म। उतना ज्यादा वो पुअर डाइजेस्ट हाँ, होता है इसलिए वो एक अंदर तरीके चिपक से। भी जाता है शायद, है ना, और इसलिए मेरे ख्याल से फाइबर भी इसलिए बताते होंगे। हाँ, फाइबर इसीलिए बताते हैं। हम्म। फाइबर का सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप जितना ज्यादा फाइबर खाते हो ना, हम्म। उतना ज्यादा पानी वो अट्रैक्ट करता है। यानी कि अच्छा। आपने आंतों में जितना फाइबर गया, उतना ज्यादा शरीर से इकट्ठा होके पानी उसके साथ आएगा, और उतनी ही सॉफ्ट मोशंस आप पास करते हो। इसलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होता फाइबर खाने से, अच्छा। क्योंकि वो लूज हो जाती है, मोशंस हम्म। बहुत ही ल्यूब्रिकेटेड आते हैं, और फिर उतनी आपको प्यास लगेगी, उतना अच्छा आप पानी पियोगे। मैदा ऑन द अच्छा। कॉन्ट्रेरी खाने से कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायतें ज्यादा हो सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं। एक तो बिस्किट में मैदा है, दूसरा कोई कुछ ना कुछ उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स यूज हुआ ही हुआ है, नहीं तो वो प्रेजर्वेटिव, प्लस उसमें प्रेजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, हाँ। सॉल्ट भी ज्यादा एडेड होता है। तो ये सारी ही चीजें आज के लिए बहुत ही खराब चीज है। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बिस्किट क्यों ही खाना है जब नॉर्मल गेहूं, बाजरा, मिलेट सब कुछ अवेलेबल है ना, आप लो, बनाओ और खाओ, इतनी इजी रेसिपीज होती है। हाँ, तभी तो मेरे ख्याल से बच्चों को अर्ली एज में चश्मे चढ़ने लगे हैं, और बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं एकदम से, Correct. और फैटी भी उनका ऐसे हो गया शरीर पूरा, कि एनर्जी सारी मेरे ख्याल से बिस्किट खा खा के ही अपने शरीर में बना रहे हैं। वेरी ट्रू, आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मतलब मेरे पास जितने भी बच्चे पेशेंट्स आते हैं ना, 10 साल से कम की उम्र के, 10, 12, 13 मान लो, सब बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। मतलब वो उम्र जिसमें आपको भरपेट खाना खाना चाहिए और बहुत हेल्दी खाना खाना चाहिए, चाहे वो नट्स है, चाहे फ्रूट्स है, चाहे वेजिटेबल्स है, आपको भरपेट खाना चाहिए। और उस जमाने में आजकल शायद पेरेंट्स को भी इतना ज्यादा वो है ना कि मेरा बच्चा खाना खा ले, बस हेल्दी खाया नहीं खाया वो इतना नहीं है, बस पेट भर जाए ताकि रोए नहीं। तो ये जो हम अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पैम्पर करके चल रहे हैं ना, ये सही नहीं है। इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, कभी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से बोन्स में दर्द है, कभी कभी स्किन में एक वाइट पैचेस टाइप के होते हैं, वो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं, वो होते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से बच्चे इतना ज्यादा आते हैं, आप मानोगे इस उम्र में बच्चे हेडेक के लिए भी बहुत आने लगे हैं, बिकॉज ऑफ पुअर डाइटरी हैबिट्स, पुअर लाइफस्टाइल। तो और यही है, यही ऐसा ही हम जीवन बिताते जाएंगे तो हम कैसे ना एक्सपेक्ट करें ना कि हमारा दिल उतने अच्छे से काम नहीं हर करेगा एक, 30-40 हाँ, साल इसलिए कहते हैं ना, हर एक ऑर्गन की भी लाइफ होती है, वो धीरे धीरे हम शायद लाइफ कम करने लगे होंगे। एक मैं दोबारा से स्टार्टिंग में आता हूँ, एक कार्डियक अरेस्ट हमने यूज किया था वर्ड, तो ये हार्ट अटैक से क्या अलग होता है कार्डियक अरेस्ट? जी हाँ, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है, हार्ट अटैक बिल्कुल अलग होता है। हार्ट अटैक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आपके दिल को खून नहीं मिलता है तो उसको अटैक आता है, तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। खून क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जिस नली से खून आना था दिल तक, उसमें ब्लॉकेज आ गई है, सिंपल है ना। ऐसे केस में जितनी जल्दी आप ब्लॉकेज खोल देते हो, जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, उतना अच्छा है, उतना सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितना ज्यादा आप उस ब्लॉकेज को हटा दो किसी भी तरीके से, तो उतना अच्छा सर्वाइवल है। अगर हम ऑन द कंट्रेरी इसकी बात करें, कार्डियक अरेस्ट की बात करें, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हमारा जो दिल होता है ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे चलता है। अच्छा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग हमारे दिल के जो 4 हिस्से होते हैं ना, अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे करते हैं ताकि ब्लड पंप हो। तो ये सब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। पर अगर किसी भी वजह से इस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो खराब हो जाए, तो इसका मतलब ब्लड पंप नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा तो दूसरी जगह जाएगा नहीं, है ना। तो आपको क्या दिखेगा? जब बाकी ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट एकदम बेहोश होकर गिर गया, या आप देखने की कोशिश कर रहे हो, सांस नहीं ले पा रहा है, पल्स नहीं मिली है ना, तो ऐसे केसेस कार्डियक अरेस्ट के। जो एकदम से खड़े खड़े गिर जाते हैं वो कार्डियक अरेस्ट होता है? दोनों हो सकते हैं, हमें अच्छा। देखना है उस केस में, हमें देखना पड़ेगा किस टाइप का है। और कार्डियक अरेस्ट में एक चीज होती है जिसे हम CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो आजकल हर जगह सिखाया जा रहा है। आपने देखा होगा ऑफिसेज में भी कैंपेन्स लगते रहते हैं, सोसाइटी में भी लगते रहते हैं, जहां हम पेशेंट को एक तरीके से अपने आप जबरदस्ती हार्ट को प्रेशर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पंप करे, रिवाइव कर सके इसको। अभी मैं CPR के बारे में ही आपसे पूछने वाला था, और बल्कि जैसे ऑफिस में तो सिखाया जाना है कि सिखाते ही हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ स्कूल में भी क्या उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है? जैसे जो साइंस के भी बच्चे होते हैं, क्योंकि उस टाइम से अगर सीखेंगे, और आने वाले टाइम में जैसा कि आप भी देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी की वजह से भारत में लोग मर रहे हैं, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो हार्ट की डिजीज की वजह से मर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाला ऐसा भयानक टाइम हो सकता है कि आपको रोड पे कोई ना कोई ऐसा मतलब गिरा हुआ दिख जाए इसको हार्ट अटैक हो, तो CPR कितना मतलब उसमें बचा सकता है अगर किसी को आता हो तो? CPR इज वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है।
इफेक्टिव लेकिन तभी होगा जब एज सून एज यू डू इट। ये नहीं कि इंसान 1 घंटे से पड़ा हुआ और उसके बाद आप CPR करो तो तब नहीं होगा। विद इन 4-5 मिनट 6 मिनट्स जितनी जल्दी हो सके आप उस पेशेंट के ऊपर अगर CPR परफॉर्म कर सकते हो और 100 काउंट्स तक परफॉर्म कर दो तो अगर रिवाइव होना है हो जाना है। और रही बात स्कूल में इसकी एजुकेशन के बारे में, बातें चल रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं भी जहां बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। मुझे लगता है सेक्सुअल एजुकेशन और CPR ये दोनों ही बच्चों को स्कूल में देनी चाहिए। बिल्कुल, तो मैं इस चीज के पूरे सपोर्ट में हूँ, इनफैक्ट चल भी रहा है। बट अभी हम आजकल इंडिया में ज्यादा इस तरीके की एजुकेशन देते हैं कि सोसाइटी में सिखा दिया, स्कूल ऑफिसेज में सिखा दिया। तो इज देयर एनी डिजीज जो हार्ट की डिजीज को बढ़ा सकती है? मान लो कि मेरे को सपोज करो डायबिटीज है, तो डायबिटीज की वजह से मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, तो इस तरीके की डिजीज हैं और कितनी डिजीज जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, मैंने आपको बताया रिस्क फैक्टर्स हैं और एकदम याद रखनी चाहिए। रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ से हट कर हैं। अच्छा। बीपी शुगर होना तो अपने आप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप उसके ओरिजिन पे भी जाएंगे ना, यूं ही तो बीपी शुगर होने गया। अगर आपको बीपी शुगर हुआ है या तो फैमिली हिस्ट्री थी, अगर फैमिली हिस्ट्री थी तो आपको अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो मतलब आपने अपनी बॉडी को उस तरीके से बना लिया कि बिना किसी फैमिली हिस्ट्री के मुझे अर्ली एजेस में बीपी शुगर डेवलप हो गया। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो यही सब हमें मिलेगा। लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, आपने कैसा फैट कंज्यूम किया है, आप अल्कोहल तो नहीं लेते हो, आप स्मोक तो नहीं लेते हो, आप किसी तरीके के ड्रग्स तो नहीं लेते हो। ये 5-6 चीजें आपको हमेशा याद रखनी। तो ये हाई बीपी और डायबिटीज और हार्ट डिजीज ये आपस में मतलब कोरिलेट करती हैं आपस में? बहुत ज्यादा। हाई बीपी में क्या होता है? मतलब जैसे ब्लड प्रेशर होता है, हाई बीपी जिसको बोल देते हैं, तो क्या मतलब ब्लड का प्रेशर हमारे शरीर में कुछ ज्यादा तेजी से दौड़ने लग जाता है? क्या होता है? आप एक पानी का नल मान लो, पानी की नली है, उसमें एक पानी फ्लो कर रहा है, तो वो पानी जब फ्लो कर रहा है तो कुछ तो प्रेशर डाल रहा होगा ना अपनी वॉल्स पर, है ना? तो जो वो पानी प्रेशर डालता है अपनी वॉल्स पर, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, वो ब्लड प्रेशर होता है। ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा, हाँ, जब उसमें वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ज्यादा प्रेशर कब एक्सर्ट करेगा? जब आपके ब्लड वेसल्स ही वीक हो जाएंगे ना, जब ये कमजोर हो गई ब्लड वेसल्स, तब वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ब्लड, है ना? मतलब पंप ज्यादा तेजी से करने लगता है हार्ट। ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, तो वो वेसल जो हमारी हार्ट वेसल होती है उनकी कमजोरी की वजह से और ब्लड वेसल्स की कमजोरी होने के कारण, जैसे मैंने आपको बताया, हाई कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल स्मोक इंपॉर्टेंट है, पुअर लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर मिसिंग आउट ऑन दैट। आजकल लाइफ में इतना स्ट्रेस है, और आजकल जो ये नया IT कल्चर चला है, रात भर जग के काम करना, स्लीप साइकिल्स खराब हो जाना, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मैं कहती हूँ जो लोग पूरी नाइट शिफ्ट करते हैं, पूरी रात जगते हैं, उनका एक तरीके से मॉर्निंग और नाइट पूरा इंटरचेंज हो गया। तो ऐसे लोगों को भी ये लोग भी रिस्क फैक्टर में आते हैं, तो ऐसे लोगों को और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनको तो और भी ज्यादा मतलब चीजें सोचनी पड़ेंगी कि बाकी का लाइफस्टाइल कैसे सुधारें हम। ठीक है, स्ट्रेस की आपने बात करी, और बेसिकली आज के टाइम में मेरे को तो समझ में नहीं आता कि स्टूडेंट पे इतना ज्यादा स्ट्रेस होने लगा कि स्टूडेंट तक सुसाइड करते हैं। पहले के टाइम में मतलब 40-45 के साल के बाद जब आदमी के ऊपर कर्ज होता था या कोई भी जिम्मेदारियां होती थी, तब जाकर के ऐसा स्टेप उठाते थे। लेकिन आज के टाइम में स्टूडेंट पे ही अगर इतना तुम प्रेशर बनाओगे, चाहे वो स्टडी का प्रेशर लगा लो, चाहे वर्क प्रेशर लगा लो, किसी भी चीज का लगा लो, कंपटीशन भी इतना ज्यादा हो गया है, तो आगे चलकर क्या ये स्ट्रेस भी धीरे धीरे लाइफ की जो हार्ट की जो लाइफ साइकिल है, उसकी ऑर्गन की जो लाइफ साइकिल है, उसको इम्पैक्ट करेगा? उसकी जो लाइफ है उसको भी कम कर सकता है? देखो, मुझे लगता है कि हमारा जो इस टाइम का प्रेजेंट यूथ है ना, सबसे स्ट्रेस्ड है वो। मतलब मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा स्ट्रेस और कोई एज ग्रुप है। एक तो ये जो एज ग्रुप है, जो करियर मेकिंग एज ग्रुप होता है, फ्रॉम अबाउट 16-17 टू मान लो 25 तक का। फिर एक जो 30-40s का होता है, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा डिसऑर्डर 30 to 40s एज ग्रुप में आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो ऐसी एज ग्रुप होती है जब आपके भी छोटे बच्चे, आपने उनका भी ख्याल रखना है, प्लस योर पेरेंट्स आर ऑल्सो एजिंग, तो आप बैलेंस बनाते हो अपने छोटे बच्चे और अपने एजिंग पेरेंट्स में। और करियर मेकिंग में इतना ज्यादा प्रेशर है ना बच्चों के ऊपर कि कुछ करके ही दिखाना है। और ट्रेंड आता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, अपना बिजनेस करो, अपने सपने जियो। तो हर इंसान को लगता है कि यार मेरे को तो सबसे हटकर होना है। लोग नॉर्मल रहना ही नहीं चाहते। सबको लगता है कि मैं अलग, मैं सबसे अलग। जी हाँ, आप हैं, सबसे अलग हैं, पर सबसे अलग होने का मतलब सबसे फेमस नहीं है। आप एक नॉर्मल, अब हम इतने दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है। अब बताओ, क्या 8 बिलियन में हर इंसान अपने आप में कुछ अलग या कुछ करके दिखा सकता है, कुछ यूनिक हो सकता है? तो इंसान को ना छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए।
एक नॉर्मल अच्छी फैमिली होना, वो सब लोग भूल गए हैं। माँ बाप के साथ अच्छे रिश्ते होना, बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते होना, अच्छे दोस्त होना, सब लोग इस सब चीजों को छोड़ के उस रेस में आगे बढ़ रहे हैं। आप उतने केपेबल हैं, आप उतना प्रेशर ले रहे हैं, वेल एंड गुड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यू डाइंग, है ना। या आप इतना प्रेशर ले लो कि आप सुसाइड कमिट कर लो, तो उस प्रेशर के साथ नहीं लेना चाहिए। हाँ, और वैसे अभी प्रेजेंटली एज फार एज आई नो, सरकार ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। जैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज हो गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, मतलब कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट हो गई है, कुछ और जगहों में एनईपी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अगर वो इम्प्लीमेंट हो गई तो उसके साथ आपको वोकेशनल स्टडीज के ज्यादा चांसेस मिलेंगे। मतलब बिल्कुल। अभी तो हम 3 जगह अटके हुए हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसके अलावा चौथी चीज नहीं है हमारे पास। पर अगर एनईपी आ जाता है तो फिर बहुत जितने वोकेशनल स्टडीज होते हैं ना, जिनमें करियर है लेकिन फिर पढ़ाई नहीं है, तो वो सारी चीजें ऐड की है गवर्नमेंट। हाँ, अभी आपने जैसे ट्रेंड की बात करी, तो मेरे टाइम में जब स्कूलिंग में मैं था तो नॉन मेडिकल का ज्यादा ट्रेंड था, उसके बाद इंजीनियरिंग का ज्यादा ट्रेंड था। मैं खुद ट्रेंड के चक्कर में ही इंजीनियरिंग करी थी, और उसके बाद ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। फिर जैसे 3 इडियट्स आए तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का ट्रेंड। हाँ, मतलब फिर उसमें अलग अलग चीजें कि आपकी स्किल्स किसके ऊपर है, ठीक है। और अभी आप जैसे पॉलिसीज की बात कर रहे थे, ठीक है, सरकार ने तो पॉलिसी बना दी, मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि ठीक है शर्मा जी का बेटा इतने नंबर ले आया, बेटा तू कब लेके आएगा। मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। वो मैंने खुद भी आमिर खान की मूवीज के बाद ना ये थोड़ा सा चेंज हमारी सोसाइटी में आया है। मतलब ये पेरेंट्स ये सोचने तो लगे हैं, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। जैसे मैं आजकल अपने बच्चे, जो मेरे पास बच्चे पेशेंट्स आते हैं, तो माँ बाप अब इस बात को समझने तो लगे हैं कि नहीं, बच्चा है, हमें उतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, वो ट्रेंड आया था आमिर खान की मूवीज का, 2 लगातार मूवीज आ गई। हाँ, मैंने तो खुद मम्मी को बोला था कि आप भी देखो। मैं खुद इस चीज पे था कि मम्मी को कहती थी पढ़ ले। अब ठीक है, हर बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। तारे ज़मीन पर आई थी, उसके बाद 3 इडियट्स आई थी। हाँ, ये 2 ही अच्छी मूवी आई थी लाइफ में, काफी इन 2 मूवीज के बाद मतलब माइंडसेट चेंज हुआ है। लेकिन अभी उतने अच्छे से फिर भी पेरेंट्स को लगता है, एक बार को फील होता है मेरे बच्चे का बी ग्रेड आया, उसके बच्चे का ए ग्रेड आया, तो पेरेंट्स को अभी भी फील होता है उतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। बट लेट्स सी कमिंग इयर्स में अगर हो जाए तो। हाँ, लेकिन पेरेंट्स का भी ये रहता है ना कि जैसे पेरेंट्स आपस में बैठ जाएंगे, हाँ जी आपका बेटा क्या करता है, मेरा बेटा तो अब्रोड है, हम सोचेंगे इनका बेटा अब्रोड है, मेरा बेटा यही है। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, जो हालांकि फ्रस्ट्रेशन मैं कह सकता हूँ उनकी भी हो सकती है कि शायद वो कुछ बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, लेकिन वो एक पॉजिटिव भी होती है कि मैं अपने बेटे को बनाऊंगा वो, ठीक है। तो उसके कारण वो कुछ ज्यादा ही वर्क प्रेशर उनके ऊपर डाल देते हैं। तो वो अपने सपने चाहते हैं कि जो सपने मैं नहीं जी पाया, या जो जिंदगी मैं नहीं जी पाया, वो मेरे बच्चे जिए। या मेरे को आईएएस बनना था, मेरा बच्चा बन के दिखाएगा। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आई थिंक ये माइंडसेट खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। बिल्कुल। दोबारा हम हार्ट पे आते हैं एक बार। कोई ऐसी 5 डाइट आप बता सकते हैं कि लाइफस्टाइल में जो हम डेली कंज्यूम कर सकते हो, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी रहे, और कोई ऐसी 5 चीज की भैया इनसे तो आप बिल्कुल दूर ही रहो। नेगेटिव पॉइंट्स में आपको मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। इनके अलावा जो नहीं पता उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें सबसे अच्छी चीज जो आप अपने कर सकते हैं अपने हार्ट के लिए, वो है एक्सरसाइज। अच्छा। और स्पेशली कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें आप रनिंग कर सकते हो, या फिर ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट तेजी से पंप करे, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा, आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खूब अच्छे से खाओ, जो भी सीजन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि सीजन अब है, अब आजकल तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि गाजर का सीजन हो भी ना तो भी गाजर आ जाती है, गर्मियों में भी आ जाती है। तो जो सीजनल है वही खाओ, जिस सीजन में जो आता है वही खाओ, क्योंकि उसी टाइम पे उसका टाइम होता है आने का, वेजिटेबल आने का, फ्रूट्स आने का। तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाओ। अपनी डाइट में फैट्स रखो, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में रखो। अच्छा, हेल्दी फैट्स कंसिडर करो, जिसमें जैसे फ्लैक्सीड ऑयल बहुत अच्छा होता है, ऑलिव ऑयल अच्छा है, सनफ्लावर अच्छा है, घी भी आप ले सकते हो, घी लेकिन मॉडरेट अमाउंट में लो। 1 to 2 स्पून जितना उतना काफी है, और उसको भी बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं लेके जाओ। अच्छा, है ना। और जितना ज्यादा आप अपनी स्लीप और स्ट्रेस पे काम कर सकते हो, नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 घंटे सोना ही सोना है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये ट्रू सेइंग है। रही बात की जो नहीं करना चाहिए, जैसे आप ऑलरेडी बोल चुके हो, अल्कोहल स्मोक तो हमें पता है नहीं करना चाहिए, ये तो है ही है, पॉइजन है। जितना पेट भर जाता है उतना ही खाना खाओ, एक्स्ट्रा कैलोरीज मत खाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपका 2 रोटी में पेट भर जाता है तो उतना ही खाओ। आपको पता है, मेरे दादू बहुत पुराने जमाने में कहावत कहते थे कि
मैं अपनी भूख से हमेशा आधी रोटी कम खाता हूँ। हम्म, मुझे अगर 2 रोटी की भूख है ना, तो मैं सिर्फ 1.5 रोटी ही खाता हूँ। और मैंने जब से उनकी बात पे ये करना अप्लाई करना शुरू किया है, तो ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है मेरा। अच्छा। हमेशा अपनी भूख से कम खाना खाओ। अगर इतना आपको 2 रोटी खाने हम्म, का भूख है तो 1.5 ही खाओ। अच्छा। हमेशा अपने पोर्शन साइज पे कंट्रोल करके रखो। हम्म, बैड फैट्स कभी मत लो। रीयूज्ड ऑयल कभी मत यूज करो। हम्म, डीप फ्राइड नहीं खाओ, और पैकेटेड तो बिल्कुल नहीं खाओ। पैकेटेड में ट्रांस फैट्स होते हैं, तो ट्रांस फैट्स तो आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने। ये तो दुश्मन है आपके हार्ट का। और जितना ज्यादा चलते फिरते रहो, मोबाइल रहो, हम्म। और लेस मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन लो, उतना अच्छा है आपके लिए। आजकल एक फूड चला हुआ है मटर पनीर का, ठीक है, और मटर का जब सीजन भी नहीं होता तो हम सफल मटर लेके आते हैं जो बिल्कुल फ्रोजन होती हैं। एक तो वो, और पनीर जो आजकल खास करके एनसीआर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, नूह डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, मतलब ऐसा कहते हैं कि सिंथेसाइज पनीर है, सिंथेटिक पनीर है, शायद ऐसा कोई वर्ड है। तो वो कैसे तैयार होता है, मतलब सिंथेटिक पनीर जो होता है, और वो सफल मटर जो फ्रोजन होती है वो बिना सीजन की होती है, तो वो कितना हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाती होंगी? देखो, फ्रोजन फूड में क्या होता है, जब आप किसी भी फूड को फ्रीज कर देते हो और बाद में उसको यूज करते हो, तो एक तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है। हम्म, तो ये तो वैसे भी बेकार है। हम्म, हमेशा फ्रेश मटर लो, उसको फ्रेश छीलो, फ्रेश खाओ। लेकिन इतना एफर्ट्स कोई करने को तैयार नहीं है। बट अगर आप ये करोगे तभी तो आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते और हो। मटर का सीजन 12 महीने रहता भी नहीं है ना। हाँ, कोई मतलब मेहमान आ गया, करेक्ट। चलो मटर पनीर खिला देते हैं, हाँ, फ्रोजन मटर लेके आओ, हाँ, मतलब उनका भी हाँ, महासत्यानाश हाँ, करने पे हम तुले हाँ। हुए हैं। और आई डोंट नो, लोग खा रहे हैं फ्रोजन मटर, बट उसका हम्म, टेस्ट भी बड़ा खराब होता है। मतलब वो मटर पनीर में टेस्ट ही नहीं आता। हाँ, तो इट्स बेटर नॉट टू मेक इट। नाउ कमिंग बैक टू पनीर। हम्म, पनीर में हम क्या कर रहे हैं कि अब आजकल ना मिल्क सॉलिड्स जो होते हैं ना, पाउडर मिल्क मान लो हम्म, एक तरीके से, उसको पानी में मिला दिया तो वो एक वैसा दूध बन गया। हम्म, उसमें फिर आप कुछ भी कर्डल करने के लिए लाइम डाल दिया या विनेगर डाल दिया, उसको फिर वो कर्डल हो जाता है, उसमें से आप पनीर बना लेते हो। स्पेशली जब सिंथेटिकली या फिर इंडस्ट्री में बन रहे हैं, तो उसमें हम वहां पे भी ट्रांस फैट डालते हैं। अच्छा, वहां पे भी हम कोई ना कोई पाम ऑयल या कुछ ना कुछ तरीके का ऑयल डाल देते हैं, ताकि उसकी शेल लाइफ बढ़े, ताकि वो चिकना लगे, लस्टर, मतलब देखने में एकदम शाइनी और क्रीमी लगे। तो वहां पे भी एक बैड ऑयल का यूज होता है। तो सिंथेटिक पनीर तो नहीं खाना चाहिए, है ना। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, आप घर पे, जैसे आयोडीन टेस्ट होता है। आपने पनीर बॉईल किया, उसमें जो है आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दो, तो अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो फिर मतलब वो सिंथेटिक है। ऐसे एक तूर दाल का भी टेस्ट होता है। जैसे मान लो आपने पनीर बॉईल किया, उसको ठंडा होने दो, उसमें तूर दाल मिक्स कर दो, तो अगर आप मिक्स कर रहे हो और आप देख रहे हो वो रेडिश कलर में आ रहा है, तो अच्छा, मतलब वो सिंथेटिक है पनीर। मतलब वो खाने लायक नहीं है। हाँ, तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट है, टेस्ट से ही आपको पता लग जाता है। अगर बहुत ज्यादा वैसा है, वैसा है, खट्टा खट्टा सा है टेस्ट में, रबड़ जैसा लग रहा है। रबड़ जैसा लग रहा है, तो वो अच्छा नहीं है पनीर, है हम्म, ना। तो एक और तरीका होता है, वो थोड़े एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। अगर आप स्मैश करोगे ना, तो नॉर्मल पनीर को आप स्मैश करोगे तो एक क्रीमी टाइप का स्मैश होगा। लेकिन अगर आप सिंथेटिक पनीर को स्मैश करोगे, पाउडर की तरह बिखर जाएगा। तो वो भी उसका है, सिंथेटिक पनीर का। अच्छा, और जैसे खाने में दूध ले सकते हैं, जैसे कई बताते हैं गाय का दूध अच्छा, तो कई लोग क्या करते हैं, गाय का दूध पीने लग गए। फिर अब आज के टाइम में नए लोग आ गए हैं वेगन, कि भाई दूध ही मत पियो, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, पिए या ना पिए? देखो, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं ना आपको, मैं ऑनेस्टली ये बात बताती हूँ। आपको पता है हमारी इंडिया में ना दूध और ग्लूटेन का यानी गेहूं का कल्चर था ही नहीं। अच्छा, हमारे देश में नहीं खाया जाता था। हमारे देश में खाया जाता था ज्वार, बाजरा, मिलेट, मक्का, ये सब खाया जाता था। हमारे देश में ना तो गेहूं खाया जाता था और ना ही दूध लिया जाता था। दूध भी बहुत बाद में आके हमारे देश में आया, और वो भी भैंस का दूध। अच्छा, तो और अगर मैं इसको वैसे रिलेट करूं हेल्थ कंडीशंस के साथ, है ना, तो जितनी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है ना, जितने भी मान लो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, या आपके शरीर के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन चल रहा है, आपका पेट खराब होगा, सबसे पहले डॉक्टर क्या मना करेगा? हम लोग आपको क्या मना करेंगे? दूध और गेहूं मत लो। रिकवरी में हो आप, किसी भी चीज की रिकवरी में हो, तो हम बोलेंगे दूध और गेहूं देर मत से लेना। पचने वाली चीज है, हाँ, मतलब ये तो ये एक तो हमारे इंडिया में कल्चर नहीं था। अगर आपको कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, आप इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बोले तो मतलब ऐसी चीज जहाँ पे आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, किसी भी तरीके की, चाहे आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, चाहे आपको आंतों से संबंधित कोई बीमारी है, या मान लो आपको फैटी लिवर भी है, बेसिक कुछ छोटी से लेकर बड़ी चीज से लेकर, ग्लूटेन और दूध आप अवॉइड करो। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी इम्यूनिटी जब हमारे अगेंस्ट काम कर। अच्छा, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में मिल्क मतलब डेयरी और ग्लूटेन ना दे, गेहूं ना दे, तो पेशेंट की आंतें और पाचन क्रिया अच्छी रहती है।
अच्छा। अब हम बात करते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ग्लूटेन से बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं और लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे को गेहूं से एलर्जी है। और लोग जनरली बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत गैस बनती है, मुझे तो बहुत गैस्ट्रिक रहता है। अधिकतर वो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट के होते हैं, मतलब अच्छा, ग्लूटेन उनको इंटॉलरेंट होते हैं। रही बात दूध की, दूध में न्यूट्रिशन अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूध में आपको विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम अच्छा है, प्रोटीन सोर्स अच्छा है। पर येट अगेन अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आपको डाइजेशन इश्यूज रहते हैं या कोई भी और परेशानी रहती है तो आप दूध अवॉइड करो। अदरवाइज 1 ग्लास ऑफ मिल्क आप ले सकते हो डेली, ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपने ग्लूटेन वर्ड यूज करा, ग्लूटेन किस किस चीज के अंदर और होता है? ग्लूटेन गेहूं में होता है बेसिकली। अच्छा। गेहूं से फिर आप जैसे आपने गेहूं से सूजी बनाया, उसमें ग्लूटेन होता है। इन चीजों में ग्लूटेन होता है। गेहूं अच्छा, गेहूं से बने कोई भी चीज लगा लो, हाँ, वो सभी मतलब ग्लूटेन होता है। ठीक है। मिलेट्स की आपने बात करी, अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी जी पे गाना भी आया था मिलेट्स का, कोदो हो गया, जितने भी मतलब मोटे अनाज हैं। आप कह रहे हो कि पहले इनका ज्यादा वो होता था, तो मेरे ख्याल से पहले के टाइम में इसलिए पाचन शक्ति भी अच्छी होती थी। और मोटे अनाज खाने से जो बेसिकली फाइबर युक्त ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो हार्ट पेशेंट को फाइबर ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हाँ। और ग्लूटेन कम करना चाहिए। और दूध भी वो लोग पिए जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, कि मेरे लिए प्रेफरेबल है तो मैं खाऊं पीऊं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज अच्छी कर रहा हूँ तो मैं दूध इजीली ले सकता हूँ। कोई ऑयल भी ले सकता है क्या? जैसे कहता था कि ओलिव ऑयल इज गुड, आपने बताया सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, और पंपकिन सीड्स, ठीक है, और फ्लैक्स सीड्स का ऑयल अच्छा है। अच्छा। हमारे साउथ इंडिया में हर जगह कोकोनट ऑयल यूज होता है, तो भी अच्छा। मॉडरेशन में लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेस, वेरी लेस, मतलब मॉडरेशन का मतलब यही होता है 1-2 चम्मच बहुत है। पीनट्स, पीनट ऑयल इज गुड, पीनट ऑयल ले सकते हो। हाँ, एचडीएल होता है पीनट। और उसके अलावा जो नट्स होते हैं, जैसे आलमंड हो गया, ड्राई हो फ्रूट्स, गया, हाँ ड्राई फ्रूट्स हो गया, वॉलनट्स हो तो गए, ये इन ले सब सकते हैं। हाँ। बट ये ना एक्चुअली पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता। हमें बता तो रहे हैं, लेकिन इंसान के लिए अफोर्डेबल भी तो होना चाहिए ना, है हाँ, ना? मतलब वैरायटी तो हाँ, वैरायटी है, ठीक है, लोग लेते हैं, बट मुझे लगता है लोगों को वो ऑप्शन ज्यादा पसंद हो। ऐसे में क्या होता है ना, इंसान सुन के ही घबरा जाता है कि मेरी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, मैं इतना कैसे लूंगा। तो अगर हम रीजनेबल और उसकी बात करें तो ये वो सारे ऑयल है जो आप कम से कम आपकी पॉकेट के लिए भी फ्रेंडली रहेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा। और एक चीज और सुनी थी मैंने कि अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और आपके बहुत ज्यादा जल्दी सांस अगर चढ़ रहे हो तो आप एक हार्ट पेशेंट हो सकते हो, तो क्या ऐसा है? हाँ, ब्लॉकेज में जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जब भी हार्ट में किसी ना किसी टाइप की ब्लॉकेज होती है, तो जब भी आप कोई भी एक्सर्शन वाला काम करोगे तो आपको तकलीफ होगी। आपको सांस लेने में तकलीफ होना, आपको चेस्ट में पेन हो रहा। और इसीलिए जो जिम करते करते एकदम हार्ट अटैक कर जाते हैं ना, उनमें क्या होता है कि ऐसे केसेस में ये याद रखना है कि अगर आपको कोई भी चेस्ट पेन हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो जितना आपसे सहन हो पा रहा है ना, उतना ही एक्सर्शन कर लो। जो लास्ट का आप 1 घंटा एक्स्ट्रा एक्सर्शन करते हो ना, यूजुअली उसी में हार्ट अटैक होते हैं। सेम गोज की सीढ़ियां चढ़ना, अगर सीढ़ियां आपसे नहीं चढ़ी जा रही हैं तो आप जबरदस्ती एफर्ट करके स्टेयर्स नहीं चढ़ो। इट्स जस्ट अ क्लियर इंडिकेशन, आपकी बॉडी आपको क्लियर इंडिकेट कर रही है कि आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो आप मत करो। तो हार्ट अटैक पहचानने का सबसे अच्छा वो होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको वो काम करने से तकलीफ हो रही है और जैसे आपने वो काम करना बंद किया तो आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो इसका मतलब आप उतना एक्सर्शन ले नहीं पा रहे हो, वो ज्यादा दौड़ता हुआ खून आपके दिल तक पहुंच नहीं पा रहा है। और जरूरी नहीं है कि अगर सांस फूल रही है तो सिर्फ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत भी हो सकता है। कई बार हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी होता है। 3 यही मेजर रीजंस है। अच्छा, एक सिम्टम्स और भी है हार्ट डिजीज में, मतलब इतने सारे सिम्टम है, लेकिन एक और भी निकल के आता है, चेस्ट पेन। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रिक चेस्ट पेन और ये मतलब हार्ट डिजीज का जो चेस्ट पेन होता है? अगर किसी के हार्ट पे साइड में, लेफ्ट में या राइट में, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर मान लो किसी गैस की वजह से हो रहा है या एसिडिटी की वजह से भी हो जाता है या फिर हार्ट डिजीज की वजह से हो रहा हो, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे मानो आपको चेस्ट पेन हो रहा है और जैसे चेस्ट पेन होता है ना, लोग घबरा जाते हैं कि हार्ट का पेन तो नहीं है, आज तो मैं गया। अगर आप एक्सर्शन ले रहे हो, ज्यादा चल रहे हो, ज्यादा फिर रहे हो, या आप जिम में गए, आपने ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, या आप भाग रहे हो तो चेस्ट पेन हो रहा है, और जैसे आप सेटल हो जाते हो, आप आराम से बैठ जाते हो, आप रेस्ट करते हो और आपका वो पेन चला जाता है, तो दैट इंडिकेट्स कि कार्डियक रीजंस की वजह से, यानी कि हार्ट का पेन है। अगर कोई एक्टिविटी की वजह से बढ़ रहा हो और वो एक्टिविटी बंद कर दूं और वो नॉर्मल हो जाए, तो हार्ट डिजीज इंडिकेट करता है। अच्छा। अब इसमें फिर आगे बाकी चीजें आ जाती है कि अगर आम की तरफ जा रहा है, आम की तरफ जा रहा है या ऐसे जौ की तरफ जा रहा है,
है ना, रेडिएट कर रहा है, तो भी तो भी जो है हार्ट की वजह से हो सकता है ये पेन। यही अगर हम बात करें, दो और तरीके के ज्यादातर दर्द होते हैं जो यहाँ महसूस हो सकते हैं। एक होता है मांसपेशियों की वजह से, माइल्जिया। एक होता है गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से हो सकता है, जिसे आप कह रहे हो हार्ट बर्न हो गया या एसिडिटी हो गई। तो ये आपको हमेशा तीखा पेन बना रहेगा। आप रेस्ट कर रहे हो तो भी नहीं जा रहा, आप ज्यादा दौड़ रहे हो तो भी ऐसे ही है, तो ये दूसरे टाइप का पेन इंडिकेट करता है। तो ये कार्डियक रीजंस की वजह से नहीं होगा। और अगर मस्कुलर पेन है तो आप थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री में घुसोगे ना, आप देखोगे मैंने पिछले 2-4 दिन में क्या क्या किया, तो आपको समझ आ जाएगा ऐसा कुछ गलत खाया पिया तो नहीं है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक पेन ज्यादा हो रहा है, या आप गलत करवट पे तो नहीं सोए हो, ऐसा कुछ एग्जर्शन तो नहीं हो गया यहाँ पे कि आपको मस्कुलर पेन हो रहा है। तो थोड़ा अपने बारे में और समझोगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बट येट सारे केसेस अपने आप समझने से क्लियर नहीं हो पाते हैं। समटाइम्स यू नीड डॉक्टर हेल्प, आपको डॉक्टर की जरूरत होती है, हॉस्पिटल जाना भी जरूरी होता है टाइम पर। आजकल नॉट फॉर ऑल डॉक्टर्स, मतलब आजकल देखा जा रहा है कि डॉक्टर डरा देते हैं पेशेंट को। ठीक है, मैं अगर मेरे खुद के फादर की बात करूं तो मेरे फादर के एक बार राइट साइड में जैसे पेन हुआ और यहाँ पेन हुआ थोड़ा सा, और हार्ट कंडीशन थोड़ी उनकी थी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह था, तो वो नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गए, तो उन्होंने उनको इतना डरा दिया कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आपको तो स्टंट डलवाना पड़ेगा, आप देख लीजिए। और उस टाइम अपने फ्रेंड के साथ ही गए थे भाई, घर पे और किसी को बताया नहीं, ना मेरे दादाजी को बताया ना मेरे को बताया। तो वो बोले कि देख लीजिए, क्या पता अभी भी आ जाए या फिर जाते टाइम आ जाए, आप स्टंट डलवा लीजिए। स्टंट डलवाने में आजकल टाइम ही कितना लगता है, ठीक है, करके हमने स्टंट डलवा दिया और आके फिर हमने नॉर्मल आ गया कि मैं तो स्टंट डलवाया। और आजकल अभी भी देखा जा रहा है कि डॉक्टर इस तरीके से कर देते हैं कि आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या खुद भी थोड़े बहुत इंडिकेशन हो सकते हैं, या फिर जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि स्टंट डलवाना ही है, तो क्या हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए कि नहीं मैं एक बार थोड़ा सा डॉक्टर चेंज करके देख लूं, या कोई ऐसी रिपोर्ट करवा लूं कि हाँ मेरे को पता चल जाए। तो वहां कैसे बच सकते हैं हम? देखो, जब भी इस तरीके की कोई भी इंडिकेशन होती है ना कि आपको स्टंट डलवाना चाहिए, बेसिकली क्या है कि हर केस में स्टंट इंडिकेटेड नहीं होता है। कभी कभी परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी जैसे मान लो 60-70% ब्लॉकेज है और उसमें हम खून पतला करने की दवा देते हैं कि वो जो भी ब्लॉकेज है वो खुल जाए। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। बाकी देखो, रिपोर्ट्स आर ऑलवेज देयर। अब कोई भी डॉक्टर कुछ भी बोले, आई अग्री कि मैल प्रैक्टिस भी होती है, बहुत सारी जगहों पर होती है, बट कभी कभी ये चीजें अर्जेंसी, एकदम अर्जेंट केयर वाला मेडिकेशन होता है कि ये अगर इंडिकेटेड है तो करवाना ही चाहिए। तो अपनी रिपोर्ट्स को पढ़ना सीखिए। और अगर आपको पता है, आपने एक बार गए टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ब्लॉकेज है, आपने नजरअंदाज कर दिया, आपने नहीं कुछ करवाया, लेकिन दोबारा चेस्ट पेन हो रहा है, तब तो फिर आपको बिना किसी सेकंड थॉट के अपना मेडिकल केयर लेना चाहिए। तो डॉक्टर ने आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जो 90 से अबोव जिसकी ब्लॉकेज हो रखी हो, और वो कि डॉक्टर ने मेरे को स्टंट बता दिया है, बाईपास सर्जरी बता दी है, डॉक्टर साहब आप बताइए मैं क्या करूं? तो इस तरीके के पेशेंट भी रिकवर होते हैं होम्योपैथी में आपके? हाँ, बहुत अच्छी रिकवरी है। ऐसी भी पेशेंट्स है जो 99, क्योंकि हमारी 3 मेजर आर्टरीज होती है जिसमें से हम मेन इंपॉर्टेंट एलईडी की बात कर रहे हैं। 90% ब्लॉकेज होता है। 90% ब्लॉकेज में भी रिस्क रहता है, लेकिन हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है और रिजॉल्व करती हैं वो। अच्छा, है ना। बट ऐसे केस में हम पेशेंट को हमेशा बता के चलते हैं कि ये साइंस ऑफ अर्जेंसी हो सकता है, या ये आप मान के चलो कि इमरजेंसी इंडिकेट करता है, तब आपको जो भी इमरजेंसी केयर होता है वो लेना चाहिए। टिल द टाइम यू डोंट फील एनी कॉम्प्लिकेशंस या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन पे रहो और बहुत पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, जैसे कि बताया कि हार्ट ब्लॉकेज जैसे 99% भी बढ़ जाती है, तो जो 99 या फिर 90 जितना भी परसेंटेज है, आपने बताया 3 आर्टरीज होती हैं, तो वो क्या तीनों की मेजर करता है या एक की मेजरमेंट? और बाकी दोनों का कैसे पता चलेगा? बाकी दोनों की भी रिपोर्ट्स में लिखी आती है कि दूसरी में हाँ, जो बाकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, मतलब जो बाकी आर्टरी है उसमें मान लो 60-70% है, दूसरे में इतना है। अगर तीनों मेजर आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो इमरजेंसी इंडिकेट करता है। बट अगर एक में है और मेजर ब्लॉकेज है तो भी फिर केस को इवैल्यूएट करना पड़ता है। मतलब इतना नॉर्मली कह देना कि ब्लॉकेज है कुछ नहीं करवाओ, ये भी गलत सजेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ब्लॉकेज है और स्टंट इंडिकेटेड नहीं है और ये कह देना कि स्टंट डलवाओ, ये भी गलत होगा। तो फिर ये तो एंटायरली केस पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे। जैसे कि आपने एक चीज और बताई, स्मोकिंग कितना मतलब इफेक्ट डालती है। ठीक है भाई, कोई स्मोक नहीं कर रहा, लेकिन एयर पोल्यूशन आज के टाइम में कितना बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज तो वो कर ही रहा है, तो इसका मतलब तो फिर हार्ट को भी प्रॉब्लम पहुंचाता होगा।
तो इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं हम? कुछ एनी टिप्स दे सकते हैं? ठीक है भाई, मास्क तो है, पहन सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जैसे ऑयलिंग नोस्ट्रिल्स में 2-2 ड्रॉप डाल लो, या फिर गुड़ खा सकते हैं, या फिर हल्दी वगैरह, इस तरह की कोई डाइट बता सकते हैं? देखो, इस मौसम में ना मैं हमेशा पेशेंट को बता के चलती हूँ कि एक तो आप स्टीम जरूर लो। किस चीज उसमें की? हाँ, एसेंशियल ऑयल आता है, एसेंशियल ऑयल के आप स्टीम ले सकते हो। वो अच्छा। पूरा ल्यूब्रिकेट करता है, गंदगी बाहर निकाल देगा। तो हम्म। अगर आपको अदरवाइज भी कोई दिक्कत है, रेस्पिरेटरी कोई दिक्कत है तो भी अच्छा है, और नहीं है तो भी अच्छा है। तो स्टीम लेते रहो। अपने रूम में अच्छे से आप एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हो। अगर आप एक क्लोज रूम में रहते हो, मान लो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और एक ही कमरे में बंधे हुए हो, तो आप एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हो, उससे पॉल्यूशन लेवल डाउन होगा। और ऐसे में आप हल्दी का सेवन जरूर करें। जैसे हल्दी पानी नॉर्मली सुबह सुबह ले लो, इससे आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खाओ। ग्रीन वेजिटेबल्स इस टाइम पे बहुत हेल्दी होती है। हरी साग सब्जियां अच्छे से भरपूर मात्रा में खाओ। मतलब सलाद के रूप में हाँ। जैसे खा लेते हैं। और बताते हैं जैसे गुड़ वगैरह खा सकते हैं, ताकि मतलब बताते हैं जो भी केमिकल्स होते हैं उसके अंदर वो थोड़ा सा चिपक के अंदर चले जाते हैं हमारे। नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिक कोरिलेशन नहीं है गुड़ अच्छा। के साथ। बट हाँ, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें ले सकते हो, जैसे हल्दी है, नीम है, ये सब चीजें आप ले अच्छा, सकते मतलब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया था हो। गुड़। हाँ, वो गुड़ का इतना आजकल गुड़ भी बहुत प्रोमोटेड फूड है, बट अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि गुड़ कुछ बहुत ज्यादा हेल्दी है, ऐसा अच्छा, कुछ एक है ना फनी क्वेश्चन है, जोक है, कुछ भी लगा लो। मतलब ऐसा कहते हैं कि पुरुष के मुकाबले, ठीक है, औरतों में हार्ट अटैक कम होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा मतलब सही में है या एक मिथ है कि मर्दों में ज्यादा होता है औरतों में कम होता है, कि औरतों में दिल ही नहीं होता, मर्दों में होता है? वेल, ये 50% करेक्ट है, 50% इनकरेक्ट है। ये एंटायरली एज डिपेंडेंट होता है। जब तक औरत का मेनोपॉज नहीं आया, है ना, वो मतलब मेंसेस आने बंद नहीं हुए, तब तक विमेन आर एट अ लेसर रिस्क। मतलब औरतों को चांसेस कम होते हैं हार्ट अटैक के कंपेरेटिव टू मेन। मान लो एक औरत है 40-45 एज में मेनोपॉज आ गया, उसके कंपैरिजन में जो एक मेन होगा 40-45 एज का, उसको रिस्क ज्यादा है हार्ट अटैक का। बट जैसे ही वो मेनोपॉज आ जाता है, मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, उसके बाद बोथ ऑफ देम आर एट इक्वल रिस्क। उसके बाद बढ़ती उम्र के साथ दोनों को मतलब जब बराबर का तक रिस्क है। एमसी चलती रहे तो अपने आप ब्लड प्योरीफाई होता रहता होगा, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, एक जैसे हार्ट होता है तो बीच में जो हार्ट बीट होती है वो स्किप सी होती है, ऐसा लगता है कि स्किप हो गई बीच में, और एकदम से ऐसे सांस आता है। तो ये भी कोई सिम्टम होता है? नहीं, ये यूजुअली आपको ये बहुत सारे चीजों का वो हो सकता है, मिमिक एक तरीके से हम बोलते हैं। जैसे मान लो आपको ब्रेथलेसनेस हुई, या बहुत जोर से आपने अंदर डीप ब्रेथ लिया, तो आपको ऐसे फील हो सकता है, बट हार्ट बीट स्किप होती नहीं है। अच्छा। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस उसके ऊपर फिर हम बनाते हैं कि हार्ट में कोई एबनॉर्मैलिटी हो सकती तो अभी लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, और ये स्टार्टिंग वाले से ही रिलेट कर रहा है। स्टीरॉयड, जो आजकल जिम जा रहे हैं स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, और हाल ही में एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थे तरुण गिल, वो पहले बहुत अच्छी बॉडी बनाई उन्होंने स्टीरॉयड का यूज करके, और अभी जैसा कि उनको खुद वीडियो में ही बता रहे हैं कि किडनी वगैरह की प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल शरीर एकदम से खत्म होगा। तो अभी फिलहाल वो खुद कह रहे हैं कि स्टीरॉयड का यूज बिल्कुल मत करो आप। तो वो कितने हार्मफुल होते हैं? क्या किडनी के लिए भी हो सकते हैं या हार्ट के लिए भी हो सकते हैं? देखिए, जो स्टेरॉइड्स हम यूज करते हैं ना, स्पेशली एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई एथलीट है वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है, या जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है अपनी बॉडी पंप करने के लिए और इन सब चीजों के लिए यूज कर रहा है, वो एक तरीके के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, यानी कि सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन होते हैं। अच्छा। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल बिल्डिंग और वो सारी चीजें ना, दौड़ना, ज्यादा स्ट्रेंथ आना, तो उसी तरीके का कॉम्पोजिशन होता है। अब बॉडी का इसके ऊपर बहुत ही खराब इफेक्ट आता है ऑन ऑल योर ऑर्गन्स, आपके लिवर पर, आपके किडनी पर और आपके हार्ट पर, तीनों पर। एक तो स्टेरॉइड से क्या होता है कि आप प्रोन हो जाते हो कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है। इसी स्टेरॉइड से आपके जो नलियां हैं, खून की नलियां, उनमें प्लेक फॉर्मेशन यानी कि कचरा जमा होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। और किडनी के लिए तो स्टेरॉइड्स है ही है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और देखिए क्या होता है ना कि जब हम कोई भी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे को अगर कोई भी इन्फेक्शन आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हेल्दी रहने चाहिए जब हम उससे लड़ सके। और अधिकतर ऐसा ही होता है कि जब कोई भी इन्फेक्शन आए, आपका लिवर हेल्दी नहीं है, आपका किडनी हेल्दी नहीं है, आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, आपका प्रेशर रेगुलेटेड नहीं है, तो वो एक छोटी सी बीमारी जो आप सुनते आए ना कि 2 दिन फीवर आया था, वो तो पेशेंट तो उसकी डेथ हो गई, वो इसीलिए क्योंकि उस 2 दिन के फीवर को भी शरीर झेल नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर के ऑर्गन्स हेल्दी नहीं। स्टेरॉइड्स लेने से हार्ट पे बहुत ही खराब असर होता है, स्पेशली ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं और प्लेक फॉर्मेशन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर अभी तक आप यहाँ पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा एंगेजिंग लगा होगा,
और ये अभी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आपको दुःख भी हो रहा होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी एंगेजिंग लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं, या फिर अगले पॉडकास्ट का आप हमें टॉपिक भी बता सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। डॉक्टर नेहा, आपने हमें टाइम दिया और इतने सारे सवालों के आपने जो खूबसूरती के साथ जो जवाब दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।